वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 25 मई 2021 और 25 मई 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। तो स्टार्ट करते हैं टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और सभी विद्यार्थी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेस ग्रुप, जो स्टडी अड्डा ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पे, प्राप्त हो जाती है। तो 25 मई 2021 के करंट अफेयर्स की क्लास, पहला क्वेश्चन आपके सामने। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया की पत्नी शांति देवी पहाड़िया का हाल ही में निधन हो गया, उनके बारे में सत्य कथन बताइए। अब बात है ये, देखिए कि पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया जो हमारे राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री थे, उनकी भी मृत्यु हो चुकी है, कुछ दिन पहले पड़ा था। अब उनकी पत्नी शांति देवी पहाड़िया का हाल ही में निधन हो गया। अब अगर शांति देवी पहाड़िया मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया की पत्नी है, सीधा निधन हो जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन उनका राजनीति से संबंध था, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो उनके बारे में सत्य कथन देखिए। 1998 से 2003 तक वेर भरतपुर से विधानसभा की विधायक रही वो। 1983 से 1990 तक राज्यसभा सांसद भी रही और महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष भी रही। उपयुक्त सभी सारे सही है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। एक तो ये तो पता लगे क्या कि जगन्नाथ पहाड़िया की पत्नी है शांति देवी पहाड़िया, ये चीजें आपको याद रखनी है। वो विधायक भी रह चुकी है, वो सांसद भी रह चुकी है, कहां से, राज्यसभा की, और वो महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुकी है। तो ये याद रखना, उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा चर्चा में है, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि एग्जामिनर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। अगर इनका राजनीति से संबंध नहीं होता तो यहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो आपको ये इतनी बातें याद रखनी है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की प्रसिद्ध लेखिका लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को किस वर्ष पद्म श्री अवार्ड दिया गया? राजस्थान की प्रसिद्ध लेखिका लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को किस वर्ष पद्म श्री अवार्ड दिया गया? तो पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया? अब राजस्थान की साहित्यकार लेखिका है और पद्मश्री अवार्ड की बात आ जाती है। अब ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि हाल ही में कल लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की पुण्यतिथि बनाएगी। क्या बनाएगी? पुण्यतिथि। तो ये कोरोना काल चल रहा है, जब भी कोई पुण्यतिथि, जन्म दिवस से कोई खास होगा, वहां से क्वेश्चन उठाया जाएगा। तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के बारे में तो क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। किस वर्ष पद्मश्री अवार्ड दिया गया? तो याद रखना, 1984 को राजस्थान की प्रसिद्ध लेखिका लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को पद्मश्री अवार्ड दिया गया। ये बात पल्ले बंधना, कब भी प्रश्न आ सकता है। पूरी डिटेल बता देता हूं। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जन्म 1916 देवगढ़ के अंदर हुआ और मृत्यु इनकी 24 मई 2014 को हुई थी। 1984 में पद्मश्री अवार्ड मिला और ये पुरस्कार देखिए, राजस्थान रत्न पुरस्कार, ये राजस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार जो 2012 में शुरू हुआ था और प्रसिद्ध लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को मिला था, यानी कई शख्स को मिला था, तो उसमें लक्ष्मी कुमारी चुंडावत भी आ जाती है। 3 बार विधायक, राज्यसभा की सांसद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रह चुकी है ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। प्रमुख रचनाएं देखिए इनकी। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने 37 किताबें लिखी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हुंकारो दोसा, हुमल, हिंदू कुश के उस पार, केरे चकवा बात, अमोलक बाता, सुलीरा, सुआ माथे, गजबन और रजवाड़ों के रीति रिवाज। गाना सुनते हो, रजबन पानी न चाली, ये गजबन की रचना लिखी हुई है। अब देखिए, ये बात आपको याद रखनी है इनके लिए खास। तो पद्मश्री 1984 को, राजस्थान रत्न पुरस्कार 2012 को। अब बात आती है, 3 ऑप्शन हो रहा है। 1992 में किसे पद्मश्री मिला? तो कैलाश सांखला, टाइगर मैन कैलाश सांखला को। 2002 में विश्व मोहन भट्ट को और 2004 में कन्हैया लाल सेठिया को। 2004 में ही हमारे राजस्थान के प्रसिद्ध निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को पद्मश्री दिया गया और 2004-5 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिल गया और 2007 में राजस्थान के शेक्सपियर विजय दान देथा को भी पद्मश्री मिला था। तो एक तो ये बातें आपको सारी याद रखनी है पद्मश्री वाली। मैंने आपको बता दिया ना, राजस्थान में पद्मश्री, पद्म विभूषण किसी को भी मिला है, कब भी मिला है, पेपर में कब भी पूछा जा सकता है, तो ये याद रखना। तो कल पुण्यतिथि लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की बनाई गई थी, इसके बारे में मैंने आपको सारी डिटेल बता दी।
अगला, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में प्राप्त हो जाती है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप पीडीएफ टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ और इस पेपर की पूरी क्विज आपको प्राप्त होती है। और एक बड़ी बात देखिए, ये 7-8 क्वेश्चन होते हैं, उनकी क्विज तो प्राप्त होती है, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होता है उनकी भी क्विज आपको मिल जाती है। एससी, एसटी, ओबीसी और एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग की छात्राओं को आवासीय सुविधा हेतु किस योजना को मंजूरी दी गई है? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले मैं ये क्वेश्चन बता चुका हूं, लेकिन अब चर्चा में क्यों है? पहले मैंने बजट के आधार पर बताया था, बजट 2021-22 में इस योजना की घोषणा की थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। वो योजना है अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। कौन सी? अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। इसके लिए है, देखिए, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना, इसके तहत संभागीय मुख्यालय पर आवासीय सुविधा के लिए प्रति छात्र 7,000 रुपए और जिला मुख्यालय के लिए 5,000 रुपए प्रतिमाह देय है। इसको है, परीक्षा में न्यूनतम 75% अंक हासिल करने वाले कुल 5,000 छात्रों को मेरिट के आधार पर एक वर्ष में 10 माह के लिए डीबीटी वाउचर दिए जाएंगे। यानी पूरे राजस्थान के अंदर 5,000 छात्राओं को दिए जाएंगे। अब मेरिट के आधार पर जिनके न्यूनतम परीक्षा में न्यूनतम 75% से ऊपर अंक है ना, उनको, उन छात्रों को मेरिट बनेगी। मेरिट के आधार पर एक साल में 10 माह के लिए दे। अगर संभागीय मुख्यालय के आधार पर है तो 7,000 रुपए और जिला मुख्यालय के आधार पर है तो 5,000 रुपए। तो ये योजना है महत्वाकांक्षी अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। किस किस के लिए? एसटी, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग की छात्राओं की आवासीय सुविधा के लिए मंजूरी कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दे दी है, इसलिए ये चर्चा में है। कालातीर लिफ्ट परियोजना के लिए राशि प्रस्तावित की गई है, यह किस जिला में है? लगा लो स्टार, पेपर में पक्का पूछा जाएगा। कालातीर लिफ्ट परियोजना के लिए राशि प्रस्तावित हो चुकी है, यह किस जिले में है? तो ये धौलपुर जिले में। सीधा पेपर में आएगा, कोई ज्यादा किंतु परंतु नहीं होगी। क्वेश्चन आएगा कालातीर लिफ्ट परियोजना किस जिले की है? धौलपुर जिले की। तो धौलपुर में 60 करोड़ की लागत से, ये कोई बजट वगैरह आपसे कुछ नहीं पूछेगा कि कितने करोड़ रुपए लगे, बस जो योजना चर्चित है, कालातीर लिफ्ट परियोजना का कार्य शुरू किया जाएगा और इसके लिए कुल 320 करोड़ रुपए का प्रावधान है। पूछ लिया जाए, कालातीर लिफ्ट परियोजना चंबल नदी की लिफ्ट परियोजना से संबंधित रखती है, यानी चंबल नदी से संबंधित रखती है। इसको चंबल लिफ्ट परियोजना के तहत कालातीर लिफ्ट परियोजना बनाई गई है और इसको पार्वती बांध से जोड़ा जाएगा। बस इतनी चीज आपको याद रखनी है। अब थोड़ी सी बात धौलपुर की है, तो धौलपुर के बारे में हम बहुत कम चर्चा में सुनते हैं, इसलिए आज हम धौलपुर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या खासियत है धौलपुर की? सबसे पहले तो धौलपुर की जब बात आती है तो ये पूर्वी जिला है। कौन सा? पूर्वी जिला, क्योंकि ज्यादा करंट में रहता नहीं है, इसलिए हम ज्यादा इसकी चर्चा नहीं करते हैं। आज पहली बार धौलपुर की चर्चा हो रही है। इसकी सीमा देखिए किससे लगती है? इधर तो मध्य प्रदेश से लगती है और इधर यूपी से लगती है। यूपी से भी लगती है और मध्य प्रदेश से भी लगती है। किसकी? और यहां से आपको पता है, जो चंबल नदी है, प्रवेश लास्ट जिला है, वो चंबल नदी धौलपुर में ही बहती है यहाँ से, और उसके बाद में यमुना में जाके मिल जाती है मुरादगंज के पास। धौलपुर की बात करें तो सबसे कम जो घनत्व है पशुओं का, वो कहाँ पे है? धौलपुर के अंदर है। सबसे पूर्वी, अब पूछा जाता है कई बार राजस्थान में सबसे पहले सूर्य अस्त कहाँ होता है? तो धौलपुर के अंदर। दूसरी बात, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर। और धौलपुर की चर्चा जब हम कभी भी चर्चा करते हैं तो यहाँ पे एक तो मंदिर है सेपेऊ महादेव का मंदिर। कौन सा मंदिर? सेपेऊ महादेव का मंदिर है, सेपेऊ धौलपुर के अंदर है। मचकुंड तीर्थ है यहाँ पे, मचकुंड तीर्थ, ठीक है, ज्यादा स्टैटिक जीके पर मैं नहीं जाऊंगा। मचकुंड तीर्थ है। इसके अलावा खानपुरा महल है यहाँ पे, शेरगढ़ का किला धौलपुर के अंदर है, हुनहुकार तोप है इस धौलपुर के अंदर, निहाल टावर है, गजरा का मकबरा है। ये सारी चीजें कहाँ पे है? धौलपुर के अंदर। धौलपुर की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। धौलपुर की स्थापना 15 अप्रैल 1982 को राजस्थान के 27वें जिले के रूप में हुई थी। बस ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, और ज्यादा कोई ऐतिहासिक कहानी धौलपुर की है नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के डूंगर कॉलेज को नेक द्वारा लगातार तीसरी बार ग्रेड हासिल हुआ, यह किस जिले में? क्वेश्चन पहले भी बता चुका हूं, लेकिन अब फिर चर्चा में है। राजस्थान के डूंगर कॉलेज को नेक के द्वारा लगातार तीसरी बार ए ग्रेड हासिल है, यह किस जिले में है? तो ये बीकानेर जिले में। कहां पे? बीकानेर जिले में है। डूंगर कॉलेज बीकानेर प्रदेश का पहला ऐसा कॉलेज बन गया है जिसने नेक यानी नेशनल असेसमेंट एंड
नेशनल काउंसिल में लगातार तीसरी बार ए ग्रेड हासिल किया है। उससे पहले 2015 और 2009 में ए ग्रेड में ही। तो बीकानेर के विद्यार्थी कुछ डूंगर कॉलेज में पढ़े भी होंगे, उन्हें पता होगा। तो नेक द्वारा तीसरी बार ए ग्रेड हासिल हुई है। अलग अलग ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ये ग्रेडें हैं। तो राजस्थान के किस कॉलेज को? तो डूंगर कॉलेज जो बीकानेर के अंदर है। बस इतनी बात इसके बारे में याद रखनी है आपको। अगला, राजस्थान एसडीजी इंडेक्स। राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2.0 में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे रहा? ये क्वेश्चन पेपर में पक्का आएगा, क्योंकि जब आर्थिक समीक्षा 2020-21 पढ़ते हैं तो इस एसडीजी के बारे में पूरा डिटेल दिया होता है। इंडिया, विश्व के स्तर में, इंडिया के स्तर में, राजस्थान के संदर्भ में। तो एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास सूचकांक में 2.0 के अंदर राजस्थान का कोटा जिला है वो प्रथम स्थान पे रहा। ये क्वेश्चन आएगा। एक जो पहला एसडीजी इंडेक्स था उसके अंदर राजस्थान का झुंझुनू जिला प्रथम स्थान पे था, अब की बार कोटा है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। वर्ष 2021 के लिए राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2.0 में राजस्थान का कोटा जिला प्रथम स्थान पे रहा, दूसरा चुरूरा और तीसरे स्थान पर झुंझुनू आ गया। जो पहली रिपोर्ट थी उसमें झुंझुनू टॉप पे था, ये चीज ध्यान रखना। अब कौन आ गया? कोटा जिला आ गया। तो दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। एसडीजी इंडेक्स जो 17 लक्ष्यों को लेकर जारी की रही है, 17 लक्ष्यों को लेकर ये जारी की जा रही है। इंडिया स्तर पर अलग होती है, फिर राज्यों के स्तर पर होती है, राज्य अपने जिला स्तर पर भी निकाल रहे हैं। तो इनमें बहुत सारी प्रक्रिया होती है, अलग अलग क्षेत्र में सूचकांक को लेकर इसमें लगातार टारगेट है। 2030 तक के टारगेट को लेकर इसमें सूचकांक जारी किए जाते हैं। तो कोटा टॉप पे आ गया। अब बात आती है कोटा की, तो जरूर देखिए यहाँ पे, ये है कोटा जिला, ये है कोटा जिला। और कोटा जिले की खासियत, आपको सबसे बड़ी बात, खासियत कोटा में राजस्थान का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय, पहला, राजस्थान का दूसरा मसाला पार्क यानी स्पाइस पार्क कोटा में। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध चंबल नदी पर बनेगा तो कोटा में। राजस्थान का तीसरी बाघ परियोजना मुकुंदरा हिल्स तो कोटा में है। चंबल साहित्य घाट का बनेगा कोटा में। कल परसों कोटा के अंदर एक योजना शुरू की गई कि कोविड-19 से किसी बच्चे के माता पिता की मृत्यु हो गई तो उनके लिए निःशुल्क जो पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी, यहाँ से ओम बिड़ला के द्वारा शुरुआत की गई। सुपोषित माह अभियान की शुरुआत भी पिछली साल कहाँ से की गई? कोटा से की गई। तो कोटा बहुत चर्चा में रहते हैं। कुछ एक सिटी है जो चर्चित रहती हैं, सबसे ज्यादा चर्चित रहते हैं, तो इनको याद रखना इंपॉर्टेंट। ये कोटा, जिसका देखिए दो हिस्से लगते हैं, मध्य प्रदेश से इधर भी लगता है और इधर भी लगता है, दो हिस्सों से, शिक्षा नगरी, औद्योगिक नगरी। और ये क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कोटा का क्षेत्र रहता है। राजस्थान का नालंदा इसको कहते हैं और हड़ौती क्षेत्र में आता है। तो ये चीजें, अबली मिनी का महल यहाँ पे स्थित है, हड़ौती का जिसको ताजमहल कहते हैं। तो बाकी चीजें आप पढ़ते रहना। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सहयोग और उपहार योजना के साथ कौन सी योजना शुरू की गई है? राजस्थान में सहयोग और उपहार योजना के साथ कौन योजना के स्थान पर कौन सी योजना शुरू की गई है? राजस्थान में सहयोग और उपहार योजना के स्थान पर कौन सी योजना शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, सहयोग और उपहार योजना के स्थान पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंदर एसटी, एससी और अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की लड़कियों के विवाह के अवसर पर 31,000 रुपए प्रोत्साहन स्वरूप दिए जाएंगे। एक दिन मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना, तो कौन सी योजना? पहले यह योजना थी सहयोग और उपहार योजना, अब इसका नाम कर दिया मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इसके तहत एससी, एसटी और अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की लड़कियों के विवाह पर 31,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और बड़ी बात देखो, अगर यदि लड़की 10वीं पास है तो अतिरिक्त 10,000 रुपए और मिलेंगे, और अगर लड़की स्नातक है तो 20,000 रुपए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी गई। बेटियों को पढ़ाने का, बालिकाओं को पढ़ाने का जज्बा है कि अगर वो 10वीं पास है तो 10,000 एक्स्ट्रा और हो गए, यानी उसको 41,000 रुपए मिलेंगे। अगर कोई लड़की जो बच्ची है वो स्नातक है और उसकी शादी हो रही है, उसको 31,000 की जगह 51,000 रुपए मिलेंगे। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सहयोग और उपहार योजना के स्थान पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना लागू है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, राजस्थान में किस फसल की नई किस्मों में शोध के लिए दुर्गापुर कृषि अनुसंधान केंद्र को बेस्ट सेंटर अवार्ड दिया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाजरा। क्या उत्तर हो जाएगा? बाजरा। और बाजरा कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। और बता देता हूं, बाजरा 2017-18 की कृषि रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक अलवर के अंदर हुआ, और सबसे ज्यादा जो सिंचित बोया गया था वो जोधपुर में, और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा बोया गया था बाड़मेर के अंदर। तो ये याद रखना। और बाड़मेर के अंदर केंद्र की तरफ से
केंद्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। एक क्वेश्चन था। अब आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, राजस्थान की पहली महिला लोकसभा सांसद जिनकी 23 मई को जयंती बनाई गई, यानी आपको सीधा बताना है राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सांसद कौन थी। लोकसभा सांसद कौन थी? शारदा भार्गव, कमला मीणा, गायत्री देवी या यशोदा देवी। और ये चारों की चारों ही इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी रूप में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब पिछले क्वेश्चन थे, माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में है, बोरकुंडा गांव केंद्र बना हुआ है, बोरखेड़ा गांव केंद्र, ध्यान रखना। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, 3109 मीटर लंबा है। ज्वाई बांध पाली में है, सुमेरपुर पाली में ज्वाई नदी पर है, जिसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है, चंबल नदी पर, ठीक है। रावत बाटा को जलापूर्ति होती है इससे, और ये राजस्थान में भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है चंबल नदी पर, ठीक है। और इसकी जो मेगावाट बिजली उत्पादित होती है 115 मेगावाट। उमेद सागर बांध जोधपुर में है। राजस्थान में किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? तो पूर्वी क्षेत्र है ना, जो भरतपुर, अलवर, ये धौलपुर वाला, तो वहां नदियों के जल से है, तो वो जहां नदियों के जल से जो मिट्टी उत्पन्न होती है, खादर बांगर, वो भरतपुर के ऑप्शन के अनुसार है, वहां पे ऑप्शन भरतपुर था। भारत में तांबे के प्रचुर मात्रा में भंडार खेतड़ी में, खेतड़ी झुंझुनू में। और राजस्थान में सर्वाधिक आरक्षित वन कहाँ पे? उदयपुर में। आरक्षित संरक्षित, जैसे संरक्षित सबसे ज्यादा कहाँ पे? 12 में है। और अवर्गीकृत वन कहाँ पे? बीकानेर के अंदर है। तो वन का पूरा मैं वीडियो दे चुका हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या लगाओ 16वीं वन रिपोर्ट बाई नानक क्लासेज, आपको मिल जाएगी। अब आपके लिए क्वेश्चन है, काला हिरण अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? उसी पेपर में 21 मार्च 2021 के स्टेनोग्राफर के पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी तक एक ही पेपर के क्वेश्चन चल रहे हैं। पक्षी अभ्यारण्य के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा गेहूं उगाया जाता है? राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा गेहूं उगाया जाता है? बारबरी किस पशु की नस्ल है? अब ये क्वेश्चन यहाँ पे आया था कि निम्न में से कौन सी इस पशु की नस्ल नहीं है, तो मैंने थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दिया। बारबरी किस पशु की नस्ल है? राजस्थान में टेराकोटा बनाने का प्रमुख कला केंद्र कहाँ पे है? राजस्थान में टेराकोटा बनाने का प्रमुख कला केंद्र कहाँ पे है? मूंगफली किस प्रकार की तिलहन फसल है? मूंगफली, देखो फसलों से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कितनी बार मैं आपको बता चुका हूं। राजस्थान के साथ चंबल परियोजना में किस राज्य का हिस्सा है? राजस्थान के साथ, देखो चंबल नदी का क्वेश्चन आ गया ना, किस राज्य का हिस्सा है? अब बहुत शानदार तरीके से सभी विद्यार्थियों ने कमेंट में जवाब दिए थे, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। अब कल किसके विद्यार्थी के क्या जवाब थे मैं आपको जरूर बता रहा हूं। कल एक विद्यार्थी का जवाब था, नाम ले लो, हीरालाल जाट जी, आपका नाम ले लिया। सुखदेव बरार। अब मैं कुछ विद्यार्थियों को बताता हूँ, ये क्लास प्राइमियर ऑफलाइन होती है, उसके बाद में प्राइमियर देकर आपको दी जाती है, तो जो तुरंत नाम लेने का कहते हैं ना, उनका नाम नहीं लिया जाता, ध्यान रखना। गुरसिंह जी कटारिया, बहुत बढ़िया तरीके से आपके जवाब थे। अशोक बारेसा जी, ओम प्रकाश बेरवा जी, अच्छे जवाब थे आपके। संजय गुजर जी, प्रवीता मेघवाल, आपके जवाब शानदार थे कल। महेंद्र मुवाल, सुमेर भाटी, शानदार जवाब सभी क्वेश्चनों के। शकुंतला देवी, राम राम आपको भी। हेमलता नागर जी, थैंक यू, आपको भी धन्यवाद हेमलता नागर। इसके अलावा आशा महेश्वरी, जबरदस्त आशा महेश्वरी। मेघराज चरण जी, आपके अच्छे जवाब। फिर उसके बाद में अंकल तनावर जी, ममता खानवाली, प्रवीता, विजय मीणा, पंकज शर्मा, कोमल, सागर जागीड़, रेखा खिचड़, सुमी, सुमन बिश्नोई, देवी की लाडली, देवी की लाडली कविता गुर्जर, पुष्पेंद्र गायत्री, सपना कुमारी, अनिशा बिश्नोई के सबसे टॉप कल सबसे शानदार अगर किसी के कमेंट थे तो अनिशा बिश्नोई के मैंने खुद स्पेशल पढ़े थे। प्रकाश कुमार के बहुत शानदार जवाब थे। इसके अलावा राज गोला जी का तो कहना ही क्या, बहुत ही खास और शानदार होते हैं, भरतपुर से हैं प्रकाश कुमार जी। प्रवीण परिहार, इसके अलावा ललित कुमार जी, आपके भी अच्छे जवाब थे बहुत ही शानदार तरीके से। कीर्ति शर्मा, आकाश सिंह, गयू चौधरी, पिंकी साहू जी, बहुत ही जबरदस्त आपके कमेंट में जवाब थे। रजनी गलगट जी, प्रियंका मीणा, अमनिंदर सिंह, नकुल चंदेल, मनीष पारिक, डॉक्टर मनीष पारिक, माधुराम जी, नकुल चंदेल, दिनेश पूनिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपने कहा भी सब इंस्पेक्टर के लिए एनसीईआरटी की कौन सी बुक पढ़े, तो कोई भी बुक पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी की सारी बुकें आती है और सभी पढ़नी होती है सिलेबस के अनुसार। निशा बिश्नोई ने 2-3 बार कमेंट किए थे। संजू माली, दिनेश पूनिया के अच्छे जवाब थे सारे के सारे। सुशीला गुर्जर, आपको भी गुड मॉर्निंग। कृष्ण गुर्जर, पुरेंद्र शर्मा, गुड मॉर्निंग पुरेंद्र शर्मा। उसके बाद में सुमेर भाटी, शांतिलाल डोमर, सनम चावला, गुड मॉर्निंग। राजीव छिब्बा, गुड मॉर्निंग। काव्य जोहड़, बहुत ही अच्छी बात है। सुमेर भाटी,
और पूजा शर्मा और दिनेश पुनिया, ये कल के जवाब थे, बहुत ही शानदार जवाब थे। और भी विद्यार्थी कुछ कमेंट है, जैसे दिनेश कुमार सुतार जी, निहारिका जाट, काव्य गुर्जर, स्वाति अग्रवाल, मनीषा बिश्नोई, मनीषा शर्मा और सपना कुमारी, पिंकी साहू, बहुत ही अच्छे जवाब होते हैं। सेठी, इनके भी अच्छे जवाब होते हैं। तो सभी विद्यार्थी बड़े शानदार तरीके से जवाब देते हैं, क्योंकि ऑफलाइन अगर कोई कमेंट आ जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी ऑनलाइन में आपको मैं साथ साथ जवाब देता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।